हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का क्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका स्वागत करता हूं। और हम आ गए हैं एक और नए सेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो आपके सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर का डिस्कशन हम आज करेंगे। हमने पहले इसी चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हम उनको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो इस सेशन में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर को डिस्कशन उनका करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose pH is 10। तो हमें pH वैल्यू दी हुई है और हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या फाइंड आउट करना है, हमें सेल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है। तो सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आपको पता है। सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ई सेल इक्वल्स टू आपका ई नॉट सेल। यहाँ पर टी नॉट सेल क्या है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर और लॉग, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लॉग हम लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर? या फिर रिएक्शन क्वेश्चन हम ले सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन में हम क्या ले सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन में हम लेते हैं रिएक्शन क्वेश्चन। क्लियर? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो सेल रिएक्शन है वो क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड जो सेल रिडक्शन रिएक्शन उसमें क्या है, आपका जो H प्लस है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। इसका बैलेंस करने के लिए 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना है आपका, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो आपका कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा आपका, 2 होगा। हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है। तो pH आपको दिया हुआ है, तो पहले हम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसके लिए क्या होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट। इसका आपका H प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका हाइड्रोजन में, माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग। क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन गैस ऊपर कंसंट्रेशन लेंगे और अपॉन में लेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। पर आपको पता है तो प्योर सॉलिड और प्योर गैस का कंसंट्रेशन हम एक लेके चलते हैं। तो नीचे आ जाएगा आपका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जिसकी पावर रहेगी आपके पास 2। क्लियर हो गया? इसकी पावर क्या रहेगी आपके पास, 2 रहेगी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा हमारा इक्वेशन। ई सेल ई नॉट मीन्स ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन द रिएक्शन कितने हैं आपके, 2 है, और लॉग 1 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आप हम क्लियर कर सकते। ठीक है, अब हमें हाइड्रोजन जो हमारे आयन है उनकी कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो उनकी कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमें pH दिया हुआ है, तो pH से हम निकाल सकते हैं। pH क्या होता है आपका, जो pH है तो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या H प्लस आयन। तो इसमें हमें pH कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है pH 10, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से अगर हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालें तो ये कितना आएगा आपका, 10 की पावर माइनस 10 आएगा। कितना आएगा आपका, 10 की पावर माइनस 10 आपका यहाँ हमें मिलेगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखते हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी आपका, ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस
0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन हाइट प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितना निकला 10 की पावर माइनस 10, इसका स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हम वो करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर माइनस 20, ठीक है। 10 की पावर माइनस 20 अपना होगा। अब हमें पता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका स्ट्रेन रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों कितना होता है आपका 0 होता है। तो इसमें ई नॉट ई जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये कितना होगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो नेक्स्ट हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, नेक्स्ट हमें इक्वेशन मिलेगा ई सेल इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू तो हो गई 0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 20। क्लियर है। अब इसको जब हम फ्रैक्शन नॉर्मल लिखेंगे तो ऊपर जाके ये क्या होगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ई सेल इक्वल्स टू क्या होगा आपका माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर माइनस प्लस में आपका 20, ठीक है। अब आपको एक लॉ पता होगा, लॉग का एक लॉ है कि लॉग अगर m की पावर n है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं n log f, जो पावर है वो लॉग के बाहर आ जाती है। क्या होगा ई सेल इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका माइनस 0.0591 अपॉन में 2, ये 20 आपका आगे आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा आपका log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं जो log 10 है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। log 10 की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा जो ई सेल है माइनस 0.0591 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 20 रहेगा। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 से हम 20 को करेंगे 10 टाइम्स, तो यहाँ पर जो ई सेल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई सेल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.591 वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा ई सेल की वैल्यू, किसके लिए आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल की वैल्यू, जो कि वैल्यू हमें किस में मिल रही है, हमें नेगेटिव में मिल रही है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो ई सेल है जिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जिसका पीएच कितना है एन है, उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 0.591 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारे सामने कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, तो हमें इसमें बताना है कि हमारा कितना चार्ज आपका इसमें रिक्वायर रहेगा, ठीक है। तो फैराडे का लॉ हमने पढ़ा है। फैराडे का जो फैराडे लॉज में हम देखते हैं फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, ये एफ होता है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, जो एफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो फैराडे कांस्टेंट आपका जो 1 फैराडे इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में तो उन पर कितना चार्ज होगा ये हमें रिप्रेजेंट करता है वह फैराडे। क्लियर है। तो हम देखते हैं पहले फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं, जो एल्यूमिनियम 3+ है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम 3+ एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब इसका जो प्लस पावर है वो कम हो रहा है, मीन्स ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है एल्यूमिनियम आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 मोल है, मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3+ कितना चार्ज गेन कर रहा है, ये कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल ये चार्ज क्या है, गेन कर रहा है। तो ये होगा आपका 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इक्वल ये चार्ज गेन कर रहा है। हमें पता है 1 मोल ऑफ चार्ज कितना होता है 1 फैराडे, तो 3 मोल ऑफ चार्ज कितना होगा 3 फैराडे। तो इस रिएक्शन में हमारा कितना जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, आपका 3 फैराडे चार्ज ट्रांसफर होगा। और 1 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू अप्रोक्स में हम लेके चलते हैं 96500 कूलम, ठीक है। क्या है 1 फैराडे की वैल्यू 96500 कूलम। तो फर्स्ट प्रोसेस में कि अगर 1 मोल ऑफ Al 3+ एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा
तो उस प्रोसेस में हमारा कितना चार्ज गेन करेगा, ये करेगा 3 फैराडे चार्ज, मतलब 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज को गेन करेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्या है कि 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस जब कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस जब Cu कॉपर में हमारा कन्वर्ट हो रहा है तो कितना चार्ज गेन करेगा। तो 1 मोल ऑफ ये आपका Cu2 प्लस का 1 मोल लिया, किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका ये 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस हमारा कन्वर्ट हो रहा है किस में, आपका Cu में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu मीन्स कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कॉपर में जब ये कन्वर्ट होगा, ये 2 प्लस से 0 जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से कहाँ जा रहा है 0, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि जो 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस है, 1 मोल ऑफ Cu2 प्लस कितना चार्ज गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज गेन कर रहा है। कितना चार्ज गेन कर रहा है, ये 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज गेन कर रहा है। तो ये कितना होगा, ये होगा टोटल चार्ज होगा आपका 2 फैराडे। क्या होगा, 2 फैराडे। और अगर हमें कूलम में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर फैराडे की कांस्टेंट की वैल्यू हम रख के निकाल सकते हैं, जो कि होती है 96500 96500। क्लियर है। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करके हम इससे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कूलम में ये हो गया 0, ये हो गया 2 5 10, कैरी 1 2 6 12 1 13 एंड 2 9 ये आपका 8। इतना चार्ज आपका 1 मोल ऑफ कॉपर जो आयन है वो लेगा किसमें, कॉपर, आपका कॉपर में कन्वर्ट होने के लिए। यहाँ पर ये जो C है वो कूलम है, ये क्या है, चार्ज का यूनिट। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्या है कि 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 प्लस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ जो MnO4 माइनस है Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है MnO4 माइनस, इसके लिए देखते हैं हम। तो हमारा क्या है, जो 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम क्या है आपको पता है, ये आपका परमैंगनेट आयन है। ये क्या है आपका परमैंगनेट आयन है। क्या है आपका, ये परमैंगनेट आयन है। क्लियर है। तो यहाँ पर परमैंगनेट आयन में देखेंगे, यहाँ पर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या होने वाली है। तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +7 हो रही है। कितनी हो रही है, +7 हो रही है। अब ये +7 से कहाँ जा रहा है, आप देखो ये +7 से आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में। +7 से आपका +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये करेगा 5 इलेक्ट्रॉन गेन, मतलब 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। कि जो 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन है 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या है, जो 1 मोल ऑफ परमैंगनेट आयन है, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस परमैंगनेट जो आयन है आपका कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Mn2 प्लस चेंज में, ये आपका 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल चार्ज को गेन करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, ये होगा 5 फैराडे। किसके इक्वल होगा, 5 फैराडे के ये इक्वल होगा। तो क्लियर है, हमने तीनों रिएक्शंस के लिए निकाल लिया कि भाई कितना चार्ज इसमें ये गेन करेंगे। तो हम देख लिया है हमने क्या है कि एल्युमिनियम ये कितना चार्ज गेन करेगा, ये 3 फैराडे को चार्ज को गेन करेगा। ये क्या करेगा आपका Cu2 प्लस 2 फैराडे, और यहाँ पर ये कितना करेगा आपका 5 फैराडे। ठीक है, 5 फैराडे चार्ज ही आपको गेन करेगा। क्लियर है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है कि आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें दिया हुआ है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, तो जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कह चुके हैं, सभी हमें पता होना चाहिए कि हमें दिया क्या है और आपका फाइंड आउट क्या करना है। हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। बेसिकली हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, दैट इज 2.48 10 टू द पावर -2। कितना है, 2.48 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कब पर कितना दिया हुआ आपको, 2.48
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। ठीक है, क्लियर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इतना दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है कंडक्टेंस स्पेसिफिक मोलैरिटी। कितना दिया हमें? मोलैरिटी हमें दी हुई है 0.02 मोल पर लीटर। कितना दिया हुआ है? 0.02 मोल पर लीटर हमें दिया हुआ और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है मोलर कंडक्टेंस। तो रिलेशन आपको पता होगा, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिलेशन क्या है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इनका। तो मोलर कंडक्टेंस आपका पाया हो गया, इसका किसके रिलेशन है के साथ? कप्पा मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में क्या लेते हैं हम? यहाँ पर लेते हैं हम मोलैरिटी। क्या लेते हैं हम? मोलैरिटी लेते हैं। तो कप्पा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम वैल्यू पुट करते हैं, हमें वैल्यू कितना ये हो गया आपका 2.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। यहाँ पर आपका आप मल्टीप्लाई कितना होगा? 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? जो हमारी मोलैरिटी कितना दिया हुआ है? 0.02 दिया हुआ है। हम देखते हैं हमारा क्या आता है। हमें क्या है? जो मोलर कंडक्टेंस है किसके इक्वल है? कप्पा। इसकी वैल्यू हम रखते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? हमको जो वैल्यू दी हुई है 2.48। कितना है? 2.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। यहाँ पर हमारा 1000 अपॉन में कितना दिया हुआ? 0.02। अब इस 0.02 की जगह हम ये कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² हम यहाँ पर कर सकते हैं 0.02 की जगह। तो जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होगी आपकी? मोलर कंडक्टेंस आपकी इक्वल होगी 10⁻⁻10⁻²। हम ये कट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना होगा? 2.48 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा आपका 10⁻³ होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितना इक्वल आएगा? 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये आपका आंसर आएगा मोलर कंडक्टेंस का, जिसका यूनिट लगा देते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है? ये हमारी मोलर कंडक्टेंस की यूनिट। तो हमारा मोलर कंडक्टेंस कितना निकल गया? हमारा पाई निकल गया आपका 1.24 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर मोल स्क्वायर। ठीक है, मोल इनवर्स सॉरी, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। जो हमारी मोलर कंडक्टेंस है वो कितना निकला? 1.24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर हुआ? तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 0.20 मोलर सॉल्यूशन की। कितना? KCl है 298 पर दी हुई है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है? तो हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। सेम फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था वही हमें यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? जो मोलर कंडक्टेंस है वो कितना? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में मोलैरिटी। क्लियर है? मोलैरिटी यहाँ पर आपको कप्पा कितना दिया हुआ है, जो कि हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 0.0248 ये मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में आपका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.20। क्लियर है? मोलैरिटी हमें कितना दिया हुआ है? 0.20। तो जब हम इसमें से 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 24.8। कितना आएगा? 24.8 और अपॉन में ये कितना होगा? 0.2। क्लियर? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो 2248 अपॉन इसमें 2 कर सकते हैं, 248 अपॉन 2 कर सकते हैं। यहाँ का पॉइंट हटाने 10 को मल्टीप्लाई हम ऊपर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा? अगर हमारा देखेंगे तो ये 124। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल हो गई? 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारी मोलर कंडक्टेंस आ गई है। क्लियर? सेम वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था वही हमें इस यहाँ पर यूज़ करना, वैल्यूज पुट करनी है और आपका नॉर्मल सा कैलकुलेशन है जिससे हमारा आंसर क्या है? क्या? चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फीजिबल। क्लियर है? हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई है, सभी रिएक्शंस की हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है ना। इनके अकॉर्डिंग इनको देख के हमें बताना है कि ये जो सेल रिएक्शंस है ये फीजिबल है कि नहीं। तो कोई भी जो सेल रिएक्शन अगर उन्हें फीजिबल होना है तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो E0 सेल है आपका क्या होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट सेल क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा आपका फिजिबल होगा। क्लियर। अगर ई नॉट सेल आपका क्या होगा, ई नॉट सेल आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये क्या होगा आपका फिजिबल होगा। अगर ई नॉट सेल आपका क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या होगा भाई फिजिबल नहीं होगा। जो सेल रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होगी अगर ई नॉट सेल आपका नेगेटिव आ रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से ई नॉट सेल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं Fe3+ और I- के बीच में, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जो सेल रिएक्शन है उसको लिखना ज़रूरी है। हमें सेल रिएक्शन ज़रूर लिखना। अगर हम सेल रिएक्शन अगर हम लिख लेते हैं तो स्पेस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि आपका किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कैथोड साइड का, एनोड साइड का, वो हम क्लियरली देख सकते हैं। तो सबसे पहला है जिसमें हम रिएक्शन देख रहे हैं Fe3+ और I- के बीच में, ठीक है। तो देखो Fe3+ और I- के बीच की अगर अपन बात करते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर Fe3+ है और किसके बीच करना हमें I- की बात करना, ठीक है। तो सेल रिएक्शन में जब भी कोई सेल रिएक्शन होती है तो आपको पता है एक किसी का ऑक्सीडेशन होगा, किसी का रिडक्शन होगा। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पर Fe पे आयरन पे +3 का चार्ज, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका गेन कर रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो Fe है सेल रिएक्शन देखते हैं इसकी। जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगी, इसकी जो सेल रिएक्शन होनी है, इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी आपका जो Fe है और यहाँ पर क्या रहेगा आपका I, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा नॉर्मल I, ये I- रहेगा, ठीक है। ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन देगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Fe ने अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन दे के आपका Fe3+ बना लिया, ठीक है। एक हम अपन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं कंबाइंड सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं तो जिससे थोड़ा और बेटर वे में हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या होगी। ऑक्सीडेशन किसका होना आपका Fe3+ का। तो यहाँ पर आयरन है, ये क्या करेगा किस में कन्वर्ट होगा Fe3+ में कन्वर्ट होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और यहाँ पर आयोडीन है, मतलब आयोडीन क्या नया इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो I- है आपका आयोडीन माइनस है, सॉरी आयोडीन माइनस है, क्लियर है। आयोडीन माइनस कब बनेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पर जो आयोडीन है ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, I- बनेगा। अब आपका तेज आयोडीन क्या करना है हमारा आयोडीन। अब देखो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 2 आयोडीन हमारे बनने चाहिए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सॉरी इसको हम लिखते हैं एक बार और। Fe3+, सो देखते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर आपको कंफ्यूज करता है तो हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू भी देख सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि इनका अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम होगी, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं आयरन का Fe3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमें Fe3 से सॉरी Fe2+ वाला दिया हुआ है तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। Fe3 से Fe2+, क्वेश्चन में हमें यही गिवन है, हमें Fe3 से Fe का गिवन नहीं है। तो Fe3 से Fe2+ हमें 0.7 दिया हुआ है और ये आपका 0.54, मतलब आपका जो रिडक्शन है वो किसका Fe3 किस में रिड्यूस होगा Fe2+ ना आयोडीन बाइन किस में रिडल आपका ये किस में ऑक्सीडाइज होगा I- में, क्लियर है। I2 किस में आपका I- बनाएगा और जबकि ये Fe का क्या होगा रिडक्शन होगा, क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो थोड़ा ऐसा बॉर्डिंग हम चेंज करते हैं रिएक्शंस को।
तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन वो करेगा जिसका आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, कम हो, वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो वो क्या होगा? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीडेशन में सिंपल है हमारा, ये क्या होगा आपका जो हमारा I2 है, क्लियर है, I माइनस ऑक्सीडेशन किसका होगा हम बात कर देंगे यहाँ पर। ये देखो I माइनस किसमें 0.54 Fe3 प्लस Fe2 प्लस 0.7, मतलब ये रिड्यूस होगा और आपका जो आयोडीन है ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर जो I आपका आयोडीन है, देख लेते हैं हम रिडक्शन। चलो I माइनस आपका इलेक्ट्रॉन देगा, I2 बनाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन हमें इसको बैलेंस करना है तो जो 2I माइनस है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आपका क्या बना सकते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, बैलेंस करेंगे तो हम ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होगा आपका? रिडक्शन में जो Fe3 प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में कन्वर्ट होगा? आपका Fe2 प्लस में। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा 2 Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 Fe2 प्लस। तो ओवरऑल रिएक्शन जब हम इस सेल की ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जो सेल की हमारी ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या आएगी? सेल की ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखेंगे तो सेल की ओवरऑल रिएक्शन हमारी आएगी 2I माइनस प्लस 2Fe3 प्लस ये किस में कन्वर्ट होगा? आपका I2 प्लस आपका 2Fe2 प्लस में। ठीक है, अब ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। इसमें हमें पता चल गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। तो स्टैंडर्ड वो हम निकालते हैं, तो हमारा जो ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट सेल होता है हमारा ई नॉट ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड पे हमारा क्या है? कैथोड पे आपको पता रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे किसका रिडक्शन हो रहा है? Fe3 से Fe2 प्लस, तो ये आ जाएगा ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है माइनस ई नॉट। एनोड पे किसका रिडक्शन? सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन हम क्या देते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ई नॉट I2 और I माइनस। ठीक है, तो ई नॉट हमें Fe3 प्लस Fe2 प्लस कितना दिया हुआ है? हमें ये दिया हुआ 0.77 और 0.54। तो वैल्यू हम लिखते हैं इसमें हम वैल्यूज अब रखते हैं, तो 0.77 माइनस 0.54, तो हमें वैल्यू कितनी मिलती है? हमें जो वैल्यू मिलती है अगर हम इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पर 0.23, वैल्यू किस में आ रही है? हमारी पॉजिटिव में आ रही है। जब ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो आपको पता है ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये सेल रिएक्शन क्या है? फिजिबल, मतलब ये जो हमारी सेल रिएक्शन है वो हमारी हो सकती है। क्लियर हुआ? तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टाइम लगा था क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन से हम स्पीड से करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम क्या कह रहा है? किस किस के बीच सेल रिएक्शन करानी है आपको? Ag प्लस और कॉपर के बीच। ठीक है, Ag प्लस और कॉपर के बीच हमें रिएक्शन करानी है, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिडक्शन होगा? तो देखो डायरेक्ट में सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ Ag प्लस एंड कॉपर, डायरेक्ट सेल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, आप देखिएगा। सेल रिएक्शन क्या होगी? इसकी सेल रिएक्शन होगी 2Ag प्लस, किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा Cu2 प्लस बनाएगा, सामने क्या बनाएगा? आपका Ag बनाएगा। क्या बनाएगा? Ag बनाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इससे जो है क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं E इक्वल्स टू जो ई नॉट सेल है वो किससे इक्वल होगा? ई नॉट ऑफ कैथोड, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ई नॉट ऑफ Ag से 2Ag प्लस माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है? आपका जो Cu2 प्लस, इसमें आपका Cu। ठीक है, ऑक्सीडेशन तो ई नॉट सेल इसके इक्वल होगा आपका पी नॉट ऑफ Ag। हमें कितना दिया हुआ है? सिल्वर हमें ये दिया हुआ है 0.80, और कॉपर का कितना दिया हमें? 0.34। कॉपर का कितना दिया हमें? 0.34। तो 0.80 माइनस 0.34 हमें ये दिया हुआ है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0.46 वोल्ट। तो यहाँ पर भी आपका जो ई नॉट सेल वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपका जो ये सेल रिएक्शन है वो क्या है? आपका फिजिबल है। सेल रिएक्शन ये क्या होगा? आपका फिजिबल होगा। क्लियर है? ये हमारा सेकंड है। अब थर्ड देखते हैं, हमारा थर्ड क्या होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब हमें जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं आपका AgS और Fe3+, ठीक है, AgS और Fe3+। तो चलो इसका अकॉर्डिंग सेल रिएक्शन लिखते हैं। सेल रिएक्शन आपका क्या होगा, हमें सेल रिएक्शन में क्या दिया है, Ag और Fe3+ हमें दिया हुआ है। Fe3+ आपका अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो रिडक्शन होगा, तो इसका सिल्वर का क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज होकर आपका Ag+ बना लेगा और ये क्या बना लेगा, आपका Fe2+। क्लियर है। तो इसके लिए अगर हम E0 सेल निकालेंगे तो क्या होगा, E0 ऑफ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका, सॉरी रिडक्शन किसका हो रहा है, तो ये हम यहाँ पर लेंगे Fe3+ से Fe2+ और माइनस आपका क्या होगा E0 ऑफ Ag+2Ag। क्लियर। तो E0 ऑफ Ag2+ से हम इनकी वैल्यूज दे लेते हैं जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है 0.77 और ये हमें दिया है 0.80। तो ये है आपका 0.77 माइनस 0.80। तो इस केस में हमें वैल्यू कितना मिलेगा, -0.03 हमें वैल्यू मिलेगा वोल्ट, ठीक है, -0.03 वैल्यू वोल्ट मिलेगा आपको। यहाँ देख रहे हैं जो E0 सेल है वो आपका क्या होना चाहिए, -0.03 वोल्ट आ रहा, मतलब ये जो सेल रिएक्शन है ये फिजिबल नहीं है। ये सेल रिएक्शन क्या है, ये फिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें E0 सेल क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ सेल रिएक्शन क्या है, Vr2 और Fe2+ की है, मतलब Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा। हमारी जो लास्ट सेल रिएक्शन है क्या है, Vr2 और Fe आपका 2+ दिया हुआ है, हमें लास्ट में क्या दिया है, Fe2+, Vr2 एंड Fe2+, ठीक है। तो Vr2 और Fe2+ है, तो हमें ये जो आयरन है वो आपका ऑक्सीडाइज होगा। ये किस में ऑक्सीडाइज होगा, आपका आयरन ऑक्सीडाइज होगा Fe3+ में। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Br2 हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो Br2 वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमें क्या दिया है, Br-, ये इलेक्ट्रॉन आपका गेन करेगा, ठीक है, ये आपका Br-, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 होंगे, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर भी ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि 2Br- हमारा क्रिएट हो रहा था। अगर हम E0 सेल इसके लिए लिखें तो E0 से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आपका Fe का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन वाला लेते हैं, मतलब ये आपका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल आपका Br2 Br- यहाँ पर होगा, माइनस E0 किसका आएगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड साइड Fe3 से आपका Fe2+ होगा। जो Br2 वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें गिवन है 1.09 और ये हमें कितना गिवन है, जो आयरन है 0.77, 1.09 एंड 0.77 आप वैल्यूज रखते हैं। 1.09 माइनस 0.77 जब हम इसमें से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.32, कितना आएगा आपका 0.32 वोल्ट आ रहा है, जो कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर E0 सेल आपका पॉजिटिव है, मतलब ये जो सेल रिएक्शन ये कैसी है, आपकी फिजिबल सेल रिएक्शन है। क्लियर है, ये सेल रिएक्शन कैसे फिजिबल। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या था, मेन कॉन्सेप्ट हमारे इस क्वेश्चन का यही था कि अगर सेल पोटेंशियल क्या आ रहा है आपका, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सेल रिएक्शन फिजिबल होगी। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिजिबल नहीं होगी। क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, ये कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स की, जो कि मीथेनॉइक एसिड है, 46.1 दिया हुआ है हमें, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें फाइंड आउट करना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर है। लैम्डा H+ आयन की हमें मोलर कंडक्टेंस दी हुई है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, तो 349.6 ये है और 54.6 ये है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीथेनॉइक एसिड। मीथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मीथेनॉइक एसिड रहता है HCOH। अब ये किस में डिसोसिएट होता है आपको पता है, ये आपका फॉर्मेट आयन और H+ आयन बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, फॉर्मेट आयन H। आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी किसकी, HCOH। हम कोलेरॉस लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। कोलेरॉस लॉ क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयंस हैं उनकी टोटल जो मोलर कंडक्टेंस उसके सम की इक्वल होती है।
तो इसकी मोलर कंडक्टेंस क्या होगी? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ H प्लस आयन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, ये हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं इनको हम लैम्डा से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे H प्लस आयन का मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे फॉर्मेट आयन मोलर कंडक्टेंस हमें चाहिए रहेगी। तो ये क्या होगा, आपको H प्लस की कंडक्टेंस कितने दी है? 349.6 साइमन सेंटीमीटर मोल स्क्वायर, और ये दिया हुआ आपको 54.6। क्लियर? अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 6 टू 12 हो जाएगा, 9 10 ये 14 और ये 4550, तो 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमारी कंडक्टेंस आ गई किस पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ आपका मीथेनोइक एसिड मतलब HCOH। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या आपका, यहाँ पर हमें मोलर कंसंट्रेशन भी दी हुई है ना। मोलर कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 0.025 मोल लीटर इनवर्स। हमें मीथेनोइक इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो कोलेरोस लॉ को हमने एप्लीकेशन देखा था कि भाई अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकालना है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा निकालते हैं, इसके लिए क्या लगते हैं? C कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस और इनफाइनाइट कंडक्टेंस पर उसकी मोलर कंडक्टेंस। तो C कंसंट्रेशन पे अपन को मोलर कंडक्टेंस क्या दी हुई है? हमें दी हुई है 46.1 दी हुई है, और यहाँ पर दिया हुआ हमें 404.2 दिया हुआ। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस यहाँ 46.1 दी हुई है और यहाँ पर 404.1 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं और हम निकालते हैं। चलो, तो यहाँ पर ये दिया हमें 46.1 और यहाँ पर हमें कितना दिया हुआ? हमारा कितना आया? 404.2 हमें दिया हुआ है। ठीक है, 404.2 दिया हुआ, तो हमें पहले एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर अपन यहाँ से मतलब ये 10 होगा तो 2 से कट कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो 4610 अपॉन में क्या हो जाएगा? 4042। ठीक है, यहाँ से 20 अगर अपन एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक काम करते हैं, 10 का मल्टीप्लीकेशन लेके सिंप्लीफिकेशन रूल से हम इसको करते हैं। ठीक है, रिजर्व इन क्वेश्चंस में बेसिकली आपको नॉर्मल कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशंस में ही। बाकी हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये 404.2 रहेगा आपका। यहाँ 46.110 है तो 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 2 23 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 5। ये रहेगा आपका 202.1। 202.1 है, मतलब इसको 202 ही हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए। 23.5 इसको हमने लिख लिया, 202 लिख लिया। ठीक है, अब जब हम ये पॉइंट बताते हैं नीचे एक मल्टीप्लाई में 10 ले लेते हैं, तो ये ऊपर पे जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ऊपर के पॉइंट को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 23.5 ये हो गया हमारा, 235 हो जाएगा अपॉन में 202 मल्टी अपॉन में आपका यहाँ पर ये रहेगा नीचे आपका 10 में, तो डिवाइड करते हैं, ये होगा आपका 1 टाइम जाएगा। क्लियर है? फिर आपका कितना रिमेनिंग रहेगा? आपका 33 मतलब 330, तो पॉइंट लगाएंगे तो 330 होगा, फिर 2 तो 4 आएगा, फिर ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 330 अगर आपका ये रहेगा तो आपका फिर रहेगा 1.8 मतलब 1280। ठीक है, कितना आएगा? तो 1280 आपका देखते हैं, 2.1 आपका 330 अपना बचा रहेगा, और यहाँ पर अपन 202 है आपका, कितना रिमेनिंग रहेगा? ये 8 है, 28। ठीक है, 28 रिमेनिंग रहेगा, मतलब 280, और 280 मतलब आपका कितना हो जाएगा? अगर हम क्लियर करें 2 से तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 से तो ये कम ही है आपका। यहाँ पर कितना रिमेनिंग आएगा हम देखते हैं एक मिनट। तो 235 था, 202 मतलब 1 पॉइंट आपका कितना रहेगा? आपका 33 ना, 33 आपका रहेगा, तो ये 330 और अपना 202 कितना बचेगा? ये 8 आपका ये हो जाएगा 228। क्लियर है? तो ये 280 फिर 1 टाइम कर लेंगे, 202 आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कितना रिमेनिंग रहेगा आपका? 8, और तो 4 टाइम फिर ये जाएगा, तो 4। इतना आपका ये आंसर आपका हमारा अप्रॉक्सीमेशन में आएगा।
तो 1.114 अपॉन 10 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 11.11.4। क्लियर है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 1.114 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻1 ले लेंगे हम। क्लियर है। अगर हम पॉइंट को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते तो 11.14 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 हम ये कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा आ गया अल्फ़ा, ये हमारा आ गया है अल्फ़ा। अब हम निकालते, ये हमारा अल्फ़ा क्या है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है हमसे, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया है हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ चुकी है, अल्फ़ा हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है आप सभी को पता होगा। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है हमारा, यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए अल्फ़ा की हम वो वैल्यू यूज़ करते हैं जो कि फ्रैक्शन में होती है। हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि हमें जो सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, कोलेरॉस लॉ का एप्लीकेशन है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। क्लियर है। सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं अपन अल्फ़ा की वैल्यू करेक्ट अपना आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर एक मिनट देखते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, अल्फ़ा का अपन जो है ये वाली वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं सी स्क्वायर, और पहले इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है 235, तो ठीक है एक मिनट अपना 4023.5 है और इसको अपन ने अप्रॉक्सीमेशन लिखा तो 202। तो ये आपका 202 अपना जो भी आंसर हो उसकी रहेगा। ठीक है। ये आ जाएगा 23.5 और 202 अपन ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। हाँ 235/202 मल्टीप्लाई आपका ये आपका 10 रहेगा। अगर इससे अपन कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है। 33 पॉइंट लगाया हमने 330, फिर आपका 1 टाइम जाएगा, फिर 202 330 और 202 में अपन अगर कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 330 और आपका 202 तो 128 हो जाएगा। 120 मतलब ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका 1 पॉइंट आपका कुछ समथिंग आएगा। एक हम करके देखते हैं इसका डिवीजन। ये एस क्यू नहीं ठीक सर। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हमारी सी अल्फा, इसका कंसंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.025 और अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.025। अल्फा की वैल्यू हम फ्रैक्शन वाली अल्फा की वैल्यू यूज़ करेंगे, हमने पहले ही कहा है हम ये वाली फ्रैक्शन वैल्यू यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसान हो। तो 235 आपका 23.5 अपॉन में 202, यहाँ पर इसका स्क्वायर लेंगे और अपॉन में आपका आएगा 1 माइनस अल्फा। सो 0.025 रहेगा। ये आपका 23.5 अपॉन में 202 का स्क्वायर मल्टीप्लाई मीन्स 23.5 अपॉन 202, इसका ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 माइनस 23.5 अपॉन 202, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 202 हमारा एलसीएम में आएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ये 202 माइनस 235 हम इसका करेंगे तो हमारा जो के है वो किसके इक्वल होगा 0.025 मल्टीप्लाई हुआ है अपॉन में करते हैं पहले 202 माइनस 23.5 अपॉन में आएगा आपका 202 और यहाँ पर क्या वैल्यू बची हुई है हमारी, यहाँ पर है 23.5 अपॉन 202, 23.5 अपॉन 202, 23.5 अपॉन 202। क्लियर है। तो एक से एक हम कैंसिल कर सकते हैं इस 23.5 से, इसको हमने इससे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो केसी है हमारा किसके इक्वल होगा 0.025 मल्टीप्लाई 23.5 मल्टीप्लाई 23.5 अपॉन में कितना आएगा आपका 202 मल्टीप्लाई रहेगा 202 माइनस 23.5 से। क्लियर है आपका।
चलो हम आगे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। हम अप्रोक्सीमेशन फिर लगा के हम यूज़ करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 10⁻³ 23.5 है ये आपका, और ये भी कितना है आपका 23.5। क्लियर है। कैंसल आउट करने के लिए हम ये 202 मल्टीप्लाई, अब इसमें से हम 23.5 माइनस करेंगे तो ये तो 0.5 आ जाएगा। ये 3 रहेगा आपका, 9 रहेगा, ये हो जाएगा 7, मतलब 179.5 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन जब भी ऐसी लार्ज कैलकुलेशन आती है तो हमें अप्रॉक्सीमेशन लेके चलना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेशन हम लेके चलेंगे। अगर हम देखें केसी कितना है आपका 10⁻³ है, -3 अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट देखते हैं तो ये 25 होगा, -3 आएगा 10 पॉइंट, मतलब ये 0.235 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 2.35, क्योंकि 10⁻⁴ को फर्दर हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किएंगे तो जो हमारा डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर राइट साइड आएगा, और नीचे क्या रहेगा आपका 202/179.5। क्लियर है। ये हो गया आपका। अब 0.235, ये 0.2 ले लो, इसको 2.3 वो आप 2 ले लो, तो ये हो जाएगा 0.4, 25 0.4 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन हम लेके चल रहे हैं, तो ये 202 है मल्टीप्लाई 179.5 आएगा। ठीक है, 179.5 है, इसको अपन 180 ले सकते। 25 4 कितना होगा आपका 100 होगा, तो 100 ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 आ जाएगी। यहाँ पर 202 मल्टीप्लाई 179.5। क्लियर। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर ये पॉइंट हटाते हैं हम तो ऊपर 100 हो जाएगा हमारा 179, इसको लगभग अप्रॉक्स हम 180 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, हम इसको 180 हम इसको कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा पेज, पीछे। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 को 179, ये 179.5 है, इसको अप्रॉक्सीमेशन में आप 170 लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 10/202 मल्टीप्लाई बाय 180। तो हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करके हम देखते हैं पहले जैसे जैसे ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे हम ऊपर, क्योंकि हमें नीचे लार्ज वैल्यू है और ऊपर हमें क्या चाहिए स्मॉल वैल्यू। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे 10 है, यहाँ पर हमें इसको 2 करना है, मतलब यहाँ पर 2.02, और इसको मैं लेता हूँ 1.80। तो यहाँ पर 10⁻⁴ का मैं मल्टीप्लाई 10⁻⁴ कर दूंगा मैं इसको। ये हो गया 10⁻⁴ कर दिया मैंने इसको। तो ये 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आपका ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। नीचे ये हो गया आपका 2, ये भी लगभग आपका 2, मतलब आपका अप्रॉक्सीमेशन में 4 ले सकते हैं। पर अप्रॉक्सीमेशन में अगर 4 लेंगे तो लगभग ये आपका 0, अगर 4 से अगर हम 10 कट करेंगे तो ये लगभग आपका 2.5 रहेगा 10⁻⁻⁴। तो अगर इसमें से हम तो 2.5 10⁻⁻⁴, ये आपका आंसर हमारा सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे कि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा ही, और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थोड़ा आंसर हमें जल्दी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू हम यूज़ कर लेते हैं। हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आता उससे, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर है उसके नियरली हमें आंसर मिल जाता है। क्लियर। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या मिल रहा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। क्लियर है आपका। ये हमारे दोनों आंसर हो गए। यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी देख लिया। जो मेन कंसेप्ट हमारा सीखने वाला था, जो मेन कंसेप्ट था हमारा क्या, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया। और हमारा जो हमारा था डिसोसिएशन कांस्टेंट की, ये दो फॉर्मूले थे, बस हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी हैं, उसके बाद हमारा आंसर कैलकुलेशन के बाद हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलो बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये कोलरास लॉ का ही एप्लीकेशन है। तो हम देखते हैं क्या है कि आपका जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन टू मोलर कंडक्टर्स दी हुई है NaCl, HCl और NaC। NaC का है आपका सोडियम एसीटेट है 126.5, 425.9 और 91.01। तो हमें किसकी कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस निकालना, हमें निकालना है HAC। HAC क्या है आपका एसिटिक एसिड, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड आपका। तो हम देख लेते हैं, हमें पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो NaCl की मोलर कंडक्टेंस है वो एस्केप कर होगी
आपकी Na+ की होगी और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी Cl- आयन की, जो कि हमें दी हुई है 126.24। क्लियर है। सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, ये किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ H+ आयन और Cl- आयन, जो कि हमें कितना दिया हुआ 425.9, कितना दिया हुआ हमें 425.9 दिया हुआ है। थर्ड हमें क्या दी हुआ है, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या होता है, CH3COO। इसकी मोलर कंडक्टेंस है CH3COO- प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+, जो कि हमें दी हुई है 91 दिया। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। मान लो हमें CH3COOH के निकाला, जो कि किसके इक्वल होगी, CH3 एसिटेट आयन की कंडक्टेंस प्लस H+ आयन की कंडक्टेंस के इक्वल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है, हमें इक्वेशन में हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐसे इसकी ये कंडक्टेंस और हमें Cl- आयन की, जो हमारा H+ आयन है, इसकी कंडक्टेंस को हमें ऐड करते चलना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं आपको पता है इक्वेशन, हम ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है। तो इक्वेशन में 3 और 2 को प्लस करके मैं क्या फर्स्ट को माइनस कर दूंगा, मतलब इक्वेशन थर्ड +2 प्लस आपका जो माइनस फर्स्ट है। तो इससे हम क्या होगा, देखो 3 + 2 किया और -1 करेंगे, जो Na+ आयन की कंसंट्रेशन है, Cl- ये Cl- कैंसिल हो जाएगा और इस Na+ से ये Na+ कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचेगा, हमें एसिटेट आयन प्लस H+ आयन अकेला बचेगा, जिनकी कंडक्टेंस किसके इक्वल है, आपकी एसिटिक एसिड की। तो ये हमारा करेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 + 3 - 1। तो जब 2 + 3 - 1 करेंगे तो हमें लास्ट में बचेगा CH3COO+, इसकी कंडक्टेंस प्लस H+, जो कि किसके इक्वल होगी, हमें वैल्यूज भी आपको प्लस माइनस करनी पड़ेंगी। प्लीज 91 + 425.9, 91 + 425.9, और हमें क्या ऐड करना है, हमें नहीं माइनस करना 126.4, हमें माइनस कितना करना है 126.4, हमें माइनस करना है। क्लियर है। तो ये वैल्यूज हम माइनस करेंगे, ये कंडक्टेंस किसके इक्वल होगी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। क्लियर है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 516 9 to 11, ये 526.9 हो जाएगा, -126.4 है। जब हम इसका माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 आपका ये 004। तो 400.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारी मोलर कंडक्टेंस निकलेगी किसकी, आपकी एसिटिक एसिड की। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन हमने यूज़ किया और इसकी जो हम मोलर कंडक्टेंस है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी मोलर कंडक्टेंस हम ऐसे ही निकालते। क्लियर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा है, ये गिवन हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, इसके K+ के -2.93, Ag+ का दिया हुआ 0.80, Ag2+ आपका दिया हुआ मैग्नीशियम का दिया हुआ क्रोमियम। क्वेश्चन क्या है, हमें इन मेटल्स को अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में। रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना है, तो इसके लिए पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना रहेगा। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था रिएक्टिविटी सीरीज में, हमने क्या देखा था कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, है ना। मीन्स हायर दी वैल्यू आपका, अगर हायर क्या रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, तो क्या रहेगा, उनकी जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा होगी। रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा। अगर ये खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरे सब्सटेंस को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, है ना, क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज। तो हम इनको क्या कहते हैं, ये हमारे होंगे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होंगे, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को, खुद रिड्यूस होते हैं। अगर हमारा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या रहेगी, आपकी कम रहेगी। रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी क्या रहेगी, आपकी
कम रहेगी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी अगर कम रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि ये मेनली क्या होंगे, ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेंगे। मतलब ये खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगी। तो इनको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये क्या होंगे आपके, रिड्यूसिंग रिएजेंट। तो मतलब ये है हमारा सिंपल सा कहने का मतलब ये है, जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग रिएजेंट रहते हैं। जिनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा, अगर लो होगा तो वो क्या होंगे, आपके गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट्स होते हैं। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो अच्छे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें बस कैसे देखना, हमें रिड्यूसिंग पावर देखना है, तो रिड्यूसिंग पावर देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट रहेगा, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं सबसे कम किसकी है। अगर हम सबसे कम देखें तो -2.37 सबसे कम आपका Mg2+ की है, 2 mg। ठीक है, मतलब मैग्नीशियम की है। उससे कम आपकी किसकी है, उससे कम नहीं, उससे भी कम हमें पोटेशियम की दिखाई दे रही। तो इससे कम क्या होगा आपका, पोटेशियम। क्लियर है, आपका पोटेशियम की है ये पोटेशियम। फिर आपका आ जाएगा क्रोमियम आएगा, क्योंकि इससे कम इसकी है तो ये आपका Cr3+ हमारा Cr आएगा। फिर इससे ज़्यादा किसकी वैल्यू 0.79 मरकरी। फिर आपका आएगा सिल्वर। फिर आपका क्या आएगा, आपका मरकरी H2+ और Hg। फिर आपका क्या आएगा, हमारा सिल्वर आएगा Ag+ से आपका Ag। तो इनकी वैल्यू सबसे कम थी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, ये इसलिए ये अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग पावर इनकी सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम क्रोमियम की, और उससे कम मरकरी, और उससे कम आपका सिल्वर की। क्लियर है, तो ये थे हमारा क्वेश्चन आपके, जिसमें हमें देखना था उनकी रिड्यूसिंग पावर क्या रहेगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे सारे लॉन्ग आंसर और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे और भी जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट वीडियोस, जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है हम वो लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।